बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेट मैथमेटिक्स का मैथ का चैप्टर 1। नाम है सेट। सेट मैथमेटिक्स का पहला यूनिट है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सेट एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन सेट की क्या है? सेट इज अ well defined collection of ऑब्जेक्ट। ये हमारा डेफिनेशन है सेट का। सेट का डेफिनेशन सेट यही बता रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके कलेक्शन को पूरी तरीके से डिफाइन किया गया हो उसे हम लोग सेट बोलेंगे। ठीक है। इंग्लिश को उल्टा पढ़िए, उल्टा पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को जो है डिफाइन किया गया पूरी तरीके से, वेल डिफाइंड पूरी तरीके से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है। जरा हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से। सेट में हमने जो डेफिनेशन दिया था, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन जो होता है उसको अगर पूरी तरीके से डिफाइन किया जाए उसे हम लोग सेट बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले लें तो हो जाएगा, मान लो कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बजाय हम लोग पहले जो है एक लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए सेट का मतलब क्या है। जैसे हमने बोला कि वेजिटेबल। ठीक है। वेजिटेबल, हमने कहा वेजिटेबल। अब वेजिटेबल में क्या है? सब्जियों के नाम, पोटैटो, टोमेटो। ठीक है। और भी जो नाम होंगे वो जो हो जाएंगे, ये जो है ना वेल डिफाइंड क्या है ना, ऑब्जेक्ट। कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कलेक्शन में इसके वेजिटेबल के कलेक्शन में क्या है? पोटैटो है, टोमेटो है, और भी है। ठीक है। और भी चीजें हैं, वो क्या है? कलेक्शन है। और इनका वेजिटेबल्स का वो पूरी तरीके से क्या है? डिफाइंड है। एक यूनिक कैरेक्टर है इनका, डिफाइंड है कि ये भैया आलू है, ये भैया टमाटर है। ठीक है। उसको हम लोग भैया सेट बोलेंगे। ठीक। बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे सिंपली लिखा जाए वेजिटेबल, तो वेजिटेबल में भैया पोटैटो टोमेटो आ गया। ये क्या हो जाएगा? ये उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल का, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसी को हम लोग सेट बोलेंगे। ठीक। मैथमेटिकल टर्म में हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, एक और लेते हैं मैथमेटिकल टर्म में। लिख दिया हो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर लिखा हो तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोग लिखते हुए जाएंगे। तो वो नेचुरल नंबर जो है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जा रहा है, जो वो नेचुरल नंबर का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है उस कलेक्शन का। और ये पूरी तरीके से क्या है? वेल डिफाइंड है कि भैया ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है। ये पूरी तरीके से एक एक उनके नाम पर्टिकुलरली क्या है? डिसाइडेबल है।
तो उसे हम लोग वेल डिफाइंड बता रहे हैं। पूरी तरीके से क्या है कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये डिफाइंड है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल से हमें लग रहा है कि बहुत ही शानदार समझ में आएगा। अब हम आते हैं, सेट के दो फॉर्म होते हैं। दो फॉर्म में सेट के, पहला होता है रोस्टर। सेट के सेट आर टू फॉर्म। ठीक है, एक नॉर्मली हम लोग लिख लेते हैं। पहला जो है उसे बोलते हैं ROASTER, रोस्टर फॉर्म। दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट के ये दो ही फॉर्म होते हैं। एक होता है पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा जो होता है बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट में हम लोग क्या कर रहे थे, लिया हम लोगों ने वेजिटेबल। वेजिटेबल में या हम लोग जो है नेचुरल नंबर लिए। ठीक है, वेजिटेबल के बजाय हम लोग नेचुरल नंबर लिए, नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा मतलब डॉट 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 लिखते जा रहे हैं। उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो करली ब्रेसेस के अंदर में लिखेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेसेस, BRACES। ठीक है, इसके अंदर इन वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि एग्जांपल के तौर पे जो है करली ब्रेसेस के अंदर में 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर में आया, ये रोस्टर के फॉर्म में हो गया। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपली सेट बिल्डर में क्या होता है, इसी चीज को हम लोग सेट बिल्डर में जो है पूरी तरीके से क्या करते हैं, बनने के बाद हम लोग डायरेक्ट उस चीज को बता रहे होते हैं कि ये चीज भैया ये है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यक्स कॉलन है। ठीक है, कॉलन, इसको कॉलन को हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे सच दैट, सच दैट। ठीक है, यक्स इज सच दैट, यक्स इज सच दैट, इसको हम लोग सच दैट पढ़ेंगे। यक्स इज सच दैट, यक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या है कि जो चीजें नंबर हमने ली है उसी नंबर को रोस्टर फॉर्म में जो हमने नंबर ली है उसको हम लोग एज इट इज करली ब्रेसेस के अंदर बस हम लोग उसको सेट बिल्ड करके पूरी तरीके से उसका जो है क्या कर रहे हैं, बनाने के बाद हमने क्या किया, परोस दिया कि भैया ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो है वेजिटेबल वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखा सेट। ठीक है, ROASTER, यहाँ लिखा हमने रोस्टर, और यहाँ पे हमने लिखा सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे ये भी फॉर्म ही है, ये सेट है, ये इनके दो पार्ट हैं। ठीक है, हमने सेट को लिखने के लिए क्या किया, लिखा भैया वेजिटेबल। वेजिटेबल का कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया कि भैया क्या है, पोटैटो, टोमेटो। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या किया, करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस हमने रोस्टर फॉर्म के लिए बताया था कि इसको जब हम करली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे इस चीज को। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया पोटैटो, यहां हमने लिख दिया टोमेटो। ठीक है, यहाँ पे हमने दो चीजों को लिख दिया, ये यहाँ से यहाँ पे जब आया तब ये रोस्टर फॉर्म में चला गया। यानी कि जो सेट हमारा था वो पोटैटो और टोमेटो के फॉर्म में इस तरीके से था, बिना करली ब्रेसेस के अंदर वो सेट था। लेकिन जब वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वो वहाँ पे दो करली ब्रेसेस के अंदर पोटैटो टोमेटो जो आया वो हमारा रोस्टर फॉर्म बन गया।
यानी कि हमने जो ये जो पोटैटो टोमेटो है, इसको हमने क्या किया कि जो है कचौली में रख लिया, ठीक है। चाहे कह सकते हो कि जो है कुकर में रख लिया, ठीक है। कुकर 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 कौन है भैया यहाँ पे, ये है, ठीक है। कुकर समझो, एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं इसको एग्जाम्पल। कुकर, इसमें क्या होगा, करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर हमने पोटैटो और टोमेटो को डाला, बनाया। बनाने के बाद से जब हम इसको परोसेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि टमाटर है या आलू है, हम बोलेंगे सीधा सीधा कि ये भैया वेजिटेबल है, ये बन करके तैयार है, सब्जी बन के तैयार है। तो सब्जी बन के तैयार है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू एक्स इज सच दैट, इसको हम लोग सच दैट पढ़ेंगे, कोलन को, इज सच दैट x is such that x is a vegetable, ठीक है। तो यानी कि x क्या है यहाँ पे, वेजिटेबल है, और ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर पूरी तरीके से एकदम समझ में आ गया हो एग्जाम्पल, तो ये चीजें हैं, बाकी कुछ है नहीं, बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगली टॉपिक पे। सेट के दोनों फॉर्म थे, क्योंकि इसी का पूरा पूरा का पूरा सेट टिकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, हम इससे पहले बता देते हैं कि जो है नेचुरल नंबर को जो है कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है, और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू। क्यू जो है रेशनल नंबर होगा रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसकी जरूरत हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए हम इस चीज को बता दे रहे हैं ताकि दिमाग में रहे। उसके बाद से क्यू के बाद से आता है आर रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद से आता है इंटीजर, जिसको आई भी बोलते हैं और कहीं कहीं जो है जेड भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो हो जाएगा वो इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको दिमाग में रखने की जरूरत है। ये सिंबल्स हैं, ये ज़्यादा इसमें जो है इम्पोर्टेंट के तौर पे देख सकते हैं हम लोग कि जो है समझ में आए, ताकि वहाँ पे अगर दिया हो तो हमें दिक्कत ना हो कि क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कुछ हम लोग एग्जांपल लेंगे तो बताएंगे उसमें क्या चीज़ें हैं, ये आपको सिंबल याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके बाद से हम लोग जो है अगली टॉपिक पे आते हैं। अगली टॉपिक दरअसल हमारा है एम्प्टी सेट। अगली टॉपिक है दी एम्प्टी सेट। दी एम्प्टी सेट, या हम लोग इसको जो है नल सेट बोलते हैं, ठीक है, नल, ठीक है। या तो हम लोग इसको नल बोले या हम लोग एम्प्टी बोले। इसका मतलब होता है खाली, ठीक है, खाली होता है, मतलब उसमें कुछ हो नहीं। कोई भी सेट लिख रहा है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे तब तो उसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, वैल्यू जो है इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ना हो, वही एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे जो है चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल से, उसका नाम है फाई। फाई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से भी रिप्रेजेंट करें या हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी जरूरत हम लोग जो है अभी आगे सबसेट में हम लोग को जरूरत पड़ेगी। तो फाई जो है बेसिकली जो है एम्प्टी सेट का क्या है, एम्प्टी सेट is represented by 5, ठीक है, या 5 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो 5 ये हो गया, क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे तो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। बस इसकी जरूरत बहुत ज्यादा हम लोग को पड़ेगी इसमें।
सबसेट वाले में सेट बिल्डर हमने पढ़ लिया, रोस्टर पढ़ लिया, इक्विटी सेट। इसके बाद जो अगली टॉपिक है हमारी वो है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये दो हमारे जो है इम्प्टी सेट के बाद से जो है हमारे दो सेट और आ जाएंगे। फाइनाइट सेट बेसिकली क्या, अगर हमने लिखा कि n नेचुरल नंबर जो है वो n 5 से 5 is less than n and n is less than 10। अगर हमने ऐसा नेचुरल नंबर लिखा तो इसमें जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब लिखा जाएगा इसको, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x is a नेचुरल नंबर एंड ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। ऐसा लिखने के बाद से जब हम इसका जो है देखेंगे कि भैया 5 है और ये 10 है, 10 से n की वैल्यू कम होगी। n कौन है भैया, ये x है, ठीक है, x 10 से वैल्यू x की क्या होगी, कम होगी और 5 से अधिक होगी। 5 से अधिक का मतलब ये है कि यहाँ 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, लेकिन 10 नहीं होगा। 10 के अगर यहाँ पे इक्वल टू भी लगा होता तो ये 10 के बराबर होता, लेकिन इक्वल टू नहीं लगा है तो 10 से कम होगा। यही जो हमारा फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट का मतलब जो सेट को पूरी तरीके से मतलब वहां पे वैल्यू हो, ठीक है। इनफाइनाइट में क्या है कि उसको गिनती नहीं की जा सकती, इसमें गिना जा सकता है कि भैया 4 सेट इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। सेट के अंदर 4 एलिमेंट मौजूद हैं, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं कि एक एग्जांपल और फाइनाइट सेट का दे देते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ हो x is x such that x is a 7-day नेम, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, या नेमली, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ हो 7 दिन के नाम पूछ रहा हमसे है, वो x की वैल्यू है। तो हम जब इसको ऐसे लिखेंगे तो ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि क्या होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, अच्छा वेडनेसडे देखो छूट रहा है, वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो यानी कि 7 जो दिन है वो क्या है, पहले से ही जो है डिफाइंड है, मतलब पूरी तरीके से ये क्या है, फाइनाइट है कि 7 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं दिन होंगे, ठीक है। मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा, वेडनेसडे होगा, ये इनके जो है नाम यही होंगे, ये वीक होंगे, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 वीक में जो है 1 वीक में इन 1 वीक ऑफ डे नेम, ऐसा भी हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। तो वो जो है ये चीजें हो जाएंगी। ये क्या है, फाइनाइट है कि भैया सीमित है, ये इतना ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। इनफाइनाइट वाले में क्या है, इनफाइनाइट वाले में सिंपल ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि भैया x is a नेचुरल नंबर, और जैसे हमने लिखा x is a x नेचुरल नंबर, तो यानी कि नेचुरल नंबर जो होगा 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 ऐसे 3 डॉट लास्ट में लिख दो, तो ये क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और ये 3 डॉट जो लगी हुई है यही इनफाइनाइट को यहाँ पे क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। 3 डॉट यहाँ पे ऐसे नहीं बताएंगे, ये वाला सिंबल नहीं बनाएंगे। 3 डॉट अगर हमने बना दिया है तो उसका मतलब यही है कि वो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, हमें लग रहा है कि पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग अगली सेट पे आते हैं, एक बहुत ही शानदार एग्जांपल के साथ में आएंगे ताकि कोई भी दिक्कतें ना हो। ठीक है, इक्वल सेट में क्या है, इसको हम लोग डबल इक्वल टू से रिप्रेजेंट करेंगे।
इक्वल टू का मतलब यह है कि अगर ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है, कॉमा बी इक्वल टू, यानी कि ए सबसेट जो है ये हमने लिखा, ए की ए सेट का ये हमने लिखा, बी सेट का जो है 1 2 3 4 और 5, ये वैल्यू अगर हमने लिखी है तो हमसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या बी के बराबर है, या बी की वैल्यू ए के बराबर है, तो है, क्योंकि 5 एलिमेंट इसमें है, 5 एलिमेंट इसमें है, 1 2 3 4 5 भी इसमें है, 1 2 3 4 5 इसमें है, यानी कि ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, पी के, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 1 2 3 4, ए जो है बी के बराबर नहीं है क्योंकि बी में जो है 5 एलिमेंट है, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ऊपर वाले को हम लोग जब पढ़ेंगे तो लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। सेट ए जो है बराबर है किसके, बी के, तो ये हमारा जो हो जाएगा इक्वल सेट हो जाएगा, और ये नॉट इक्वल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे इक्वल टू लिखा हमने, ऐसे कट किया, ये जो है नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है, इसको हम लोग नॉट इक्वल टू बोलेंगे, ठीक है। इक्वल टू के बाद से जो है इक्वल टू के बाद से जो है सबसेट पे आते हैं, ठीक है। इक्वल टू के बाद हम सबसेट पे आते हैं। सबसेट, सबसेट होता क्या है, सबसेट को पहले रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, मतलब यू सी यही है, ये यू के फॉर्म में, मतलब यू को हम लोग अगर ऐसे लिख रहे हैं, यू को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सी के फॉर्म में ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ उसका ओपन हो ऐसे, तो ये जो है हम लोग इसको सबसेट बोलेंगे, ठीक है। समझाने के लिए बताया था कि समझ में आए, इसका यही रिप्रेजेंटेशन है सबसेट का। सबसेट बेसिकली डेफिनेशन ये होता है कि एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए is the part of एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि एलिमेंट ऑफ ए के जो पार्ट है, यानी कि एलिमेंट है, यानी कि नंबर जो है वो बी में अगर है, बी का है, पार्ट है, तो उसे हम लोग जो है सबसेट बोलेंगे, इसका सबसेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, या एक और भी थोड़ा सा डेफिनेशन को और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज पार्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड सबसेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बता दिया, इससे भी और भी मतलब कोई तरीका नहीं है दूसरे तरीके से जो है इसको इतनी भी इजी से बताया जा सके। तो बेसिकली जो है कहने का मतलब ये है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ए इक्वल टू, हमने 1 2 3 4 5 लिया, कॉमा बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिया, तो जो ए के एलिमेंट है, सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, वो सेट बी के एलिमेंट के क्या है, बराबर है, और बराबर होने के साथ साथ वो जो है इसके अंदर भी है,
मतलब ए का एलिमेंट बी में है, बी का एलिमेंट ए में है, यानी कि ए के एलिमेंट बी में है, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज also सबसेट ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे B इज also सबसेट ऑफ A, यानी कि A के एलिमेंट जो है B में तो है, लेकिन B के भी एलिमेंट क्या है A में है। तो वही चीज है, जैसे 1 की वैल्यू जो है B में है और B की वैल्यू 1 में है, जब किसी एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट में होगी तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट, मतलब इसकी वैल्यू किसमें है बी में है, तो उसको एक ए सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। बी का भी जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 वो ए में भी है, तो हम लोग ए बी की जो है ये बताएंगे कि बी की जो वैल्यू जो एलिमेंट है वो ए में है, तो बी सबसेट ऑफ ए, ऐसे। ठीक है ना। थोड़ा सा और यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लें, ये बराबर भी है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी इक्वल टू, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं, या बी ऐसे सबसेट इक्वल टू ए, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो इक्वल, ठीक है, उसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा और भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर सिर्फ 4 ही हो, ठीक है, यानी कि ए के एलिमेंट सिर्फ 4 हो, बी के एलिमेंट 5 हो, तो यानी कि ए के जो एलिमेंट है वो बी में तो है, ए के एलिमेंट जो है बी में तो है, लेकिन बी के एलिमेंट भी ए में है, लेकिन बी की एलिमेंट क्या है, एक ज्यादा है, यानी कि बी के भी एलिमेंट ए में तो है, लेकिन एक एलिमेंट यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही तक है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 4 ही तक है, यहाँ पे 5 है, यानी कि एक ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग बी सबसेट ऑफ ए जो होगा, ये जो होगा सुपर सेट होगा, सुपर सेट इसी को बोलेंगे, यानी कि बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, यानी कि बी जो है या सेट ऑफ बी ऐसे लिख सकते हो, सेट सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, सुपर सेट ऑफ सेट ए ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपनी वैल्यूज अपने वर्ड को उस तरीके से रखने में सक्षम है। सेट ए की जो है वो, अगर सेट ए इज द सुपर सेट ऑफ पी, प्लस सेट ए की जो वैल्यू है बी में है, सेट ए की वैल्यू बी में तो है, लेकिन बी की वैल्यू भी ए में है, लेकिन बी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, बी में एक एलिमेंट ज्यादा है, एक एलिमेंट ज्यादा होने के कारण से वो क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे बी क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो अभी हमें लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। अगर इन केस एक सिंगलटन जो है सेट होता है सबसेट में ही, उसको जरा हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। सिंगल टन सेट ऐसा लिखा होता है, ठीक है, सिंगलटन सेट का मतलब बस ये है कि ये इक्वल टू इसमें एक ही वैल्यू हो, ये सिंगलटन सेट है, इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू 2, कोई एक ही एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो, या सी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फाइव को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट अगर इसके अंदर मौजूद है तो हम लोग इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। ये हमारा सबसेट का जो है बहुत ही बेहतरीन जो है वो तरीका है। इसमें एक जो है बहुत ही शानदार एग्जांपल और है, उसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। P is सबसेट ऑफ B, अगर ऐसा लिखा हुआ है
एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने की कोशिश करें कि हम कहना कैसा रहे। ए जो है, ए का एलिमेंट बी के सबसेट है, मतलब ए जो है सबसेट ऑफ बी है, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, इम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लाइज बोलेंगे, इम्प्लाइज दैट ए स्मॉल वाला है, ये बिलोंग टू, या ए के एलिमेंट कैपिटल ए में है, समझिए हमें क्या कह रहा हूं। एंड अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए के भी एलिमेंट बी में है, ठीक है, स्मॉल ए की वैल्यू भी क्या है, बी में है, इसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली बिलोंग टू, बिलोंग टू, बिलोंग टू इसको बोलेंगे, ठीक है, या हम लोग इस बोलते हैं, इस मतलब है, मतलब एक ही एलिमेंट जो है कैपिटल ए में है, यानी कि अभी हमें इसको इसको पढ़ेंगे कैसे, हमें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, फिर लिखेंगे implies A is the subset of B, या A is the, A को हम लोग यहाँ पे क्या है, सेट A ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेट A is the subset of सेट B, implies, ये implies, ठीक है, स्मॉल a is the element of capital A and small a is also the element of capital B। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सबसेट B का है वो इम्प्लाइज कर रहा है स्मॉल a के जो एलिमेंट है वो कैपिटल A में है, और स्मॉल a के जो एलिमेंट है वो कैपिटल B में भी मौजूद है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर लिख देते, कैपिटल N लिख देते, यानी कि ए की जो वैल्यूज है, जो एलिमेंट्स है ए के, वो जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। बी की वैल्यू उसी तरीके से क्या होती है, नेचुरल नंबर, ए की वैल्यू जो उसमें भी क्या होती है, नेचुरल नंबर के तौर पर होती है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी implies A is the element of set A, यहाँ पे set A and ठीक है, and A is also the element of set B, A is also element of set B, या हम लोग इसको एलिमेंट ऑफ लिखने के बजाय A belong to A भी लिख सकते थे, belong to भी लिख सकते थे, या is the एलिमेंट ऑफ, ठीक है, हमने क्या कहा, समझ में आया ना। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे, जो है इसको हम लोग इम्प्लाइज पढ़ते हैं, मतलब ए की जो है उस तरीके से वैल्यूज है। ये हमारा सबसेट हो गया खत्म, एग्जाम्पल में हमने दे दिया पहले, बस हमने इसको समझाने के लिए इसलिए लिया कि इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, इन वैल्यूज को, बिलोंग टू, इसमें कंफ्यूजन ना है, ठीक है। हमने जो सबसेट में जो है, जो एग्जांपल लिया था, A 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने कहा था A जो है सबसेट है B का, B जो है सबसेट है A का, लेकिन ये क्या होगा, सुपर सेट होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में इक्वल टू का टर्म हमने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर सबसेट हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट
किसी एग्जांपल को लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए जो है बी का तो सबसेट है लेकिन ए के बराबर नहीं है। मतलब ए के जो एलिमेंट है, हमने सबसेट में पढ़ा था कि अगर किसी का एलिमेंट किसी में सेकंड वाले में है तो वो उसको हम लोग ए इज द सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। मतलब ए के जो एलिमेंट है वो बी में है। अगर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, बी के एलिमेंट ए से ज़्यादा है तो बी जो है सुपर सेट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर ए की जो है वो जो है सुपर ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। ए जो है सबसेट ऑफ बी यानी कि ए के एलिमेंट बी में तो है लेकिन जो है एंड और ए नॉट इक्वल टू बी यानी कि ए बी के बराबर तो नहीं है क्योंकि ए यहाँ पे कम है। इस कंडीशन में हम लोग इसको दरअसल प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ये हमेशा याद रखो। ए के एलिमेंट बी में तो है उसको हम लोग सबसेट बोलेंगे। बी का एलिमेंट ज्यादा है ए से यानी कि बी का एलिमेंट ज्यादा है ए से, बी का एलिमेंट क्या है, ज्यादा है ए वाले से, उस केस में हमने इसको सुपर सेट बोला था। सुपर सेट कौन, बी होगा यहाँ पे सुपर सेट। लेकिन अगर वहां पे ए नॉट इक्वल टू बी भी अगर हमने लिख दिया, ऐसा अगर आता है कि ए का एलिमेंट तो बी में हो लेकिन ए बी के बराबर ना हो, उस केस में हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट भी बोलेंगे। उस केस में हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट भी बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझाया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट था। इसके बाद से हम लोग आते हैं अगले नई शानदार वाली सबसेट पे, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इसके बाद से हम लोग प्रॉपर सबसेट के बाद से एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेसिक चीज है जो कि बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल करने को मिलेगा। इसको बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल सबसेट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे जो है इसमें पता चलेगा इंटरवल का क्या है, कैसे है, कैसे हम लोग को मालूम चलेगा, इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे हमने जो है इसका यूज़ किया। अगर ए इक्वल टू, हमने एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं इंटरवल सबसेट को समझाने के लिए 1 2 3 4 और 5, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। b इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है, एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। यानी कि ए जो है वो ए एलिमेंट है, बी जो है बी का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरीके से है तो एलिमेंट दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बराबर है उस केस में इंटरवल के अंदर का हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेट के अंदर का थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्या है कि डेफिनिट है, डेफिनिट का मतलब फाइनाइट है, नंबर 5 ही है, ठीक है। ऐसे एक लाइन बनाते हैं, लाइन ए और लाइन बी मान लेते हैं, ठीक है। 5 इसमें एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए हम लोग इसको पूरी तरीके से गोला करेंगे। बी वाले में क्या है, फाइनाइट है, गोला किया, ये ए है और ये बी है। तो इसको हम लोग फाइनाइट अगर होगा मतलब सीमित नंबर है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो नंबर अगर सीमित, अगर यहाँ पे 4 भी होता ना, समझो बात, अगर 4 भी होता तो भी ये क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट केस में जब हम लोग इसको ग्राफ या लाइन पे जब एक्स एक्सिस पे जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उस केस में ये ऐसे गोला जो होगा पूरी तरीके से क्या होगा, कलर्ड होगा, ठीक है।
ये जो हो जाएगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल, यानी कि ए कॉमा बी। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मतलब ये इंटरवल जो है एक दायरे से शुरू हो रहा है, एक ही जो है 1 से लेकर 2 3 4 5 तक जा रही है, 4 5 तक जा रही है। या एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा और समझाने के लिए क्या चीजें कहना चाह रहे हैं। ए में 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 मान लो कोई एलिमेंट दिया हुआ है। बी जो है इसमें जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें हमने बताया कि ए जो है एक लाइन है, इस लाइन पे इंक थोड़ा चल नहीं रहा है, हमने ये जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है। जैसे ये जो है 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है, इसमें दो ही इंटरवल चलेंगे, एक ही जो होगा इसको हम लोग क्लोज वाला बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलेंगे। क्लोज इंटरवल इसको हम लोग CLOSE क्लोज इंटरवल बोलेंगे, इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। ये दो जो इंटरवल है, अगर ए की वैल्यू को अगर हमें यहाँ पे दिखाना होता, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू को अगर हमें क्लोज इंटरवल के तहत दिखाना होता तो हम ऐसे वहां से 1 कॉमा 5 लिख कर ये यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि 1 से लेकर 5 तक की ही वैल्यू है, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्लोज कहा है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर अगर यहाँ पे जो है क्लोज वाले में ये हमने बताया, ये पहली वाली है, अच्छा, इसके बाद से जो है मान लेते हैं यहाँ पे कॉमा डॉट 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 हो जाता। पहले वाले का हमने बताया, एक एग्जांपल दिया 5 तक की जो वैल्यू, तो सेकंड केस में जो है 1 से तो होगा, कॉमा यह जो है इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट जब होगा तब ये ओपन इंटरवल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आगे की तरफ क्या है, चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। अरे भैया घर से अगर निकल रहे हो, दरवाजा खुला हुआ है तो तुम चलते जाओगे, ओपन गेट है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे समझो कि 1 से स्टार्ट होकर के ये क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पे ये 3 डॉट इधर ना रखें, 3 डॉट उधर ना रखें, मान लो कि 1 2 3 4 तक यहाँ होता, और कॉमा 0 और 1 -1 और इधर 3 डॉट लग जाते, समझ में आया। उस केस में तीसरा वाला केस जो बनता वो ये क्लोज इंटरवल इधर होता, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा ये चलता जा रहा है, यानी कि 3 डॉट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इधर इनफाइनाइट लिखेंगे और इधर ओपन इंटरवल। सिंपल तरीके से तुम समझने के लिए हमने बताया, ठीक है। चौथा केस, 3 केसेस हो गए, चौथा केस को हम यहीं पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये जो है मान लो 2 और इधर 3 डॉट होता, दोनों तरफ इसमें 3 डॉट, इधर भी 3 डॉट है इधर भी 3 डॉट है, उस केस में क्या होता, चौथा वाला केस होता, ओपन इंटरवल दोनों तरफ होता, और यहाँ पे जो होता है वो भी इनफाइनाइट माइनस में होता, सॉरी यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे जो है प्लस इनफाइनाइट होता। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, नंबर्स की वैल्यूज को वो क्या करता रहेगा, इंक्लूड करता रहेगा, इसलिए हम दोनों तरफ इनफाइनाइट प्लस और माइनस करेंगे। यानी कि यही 4 इंटरवल है जो सबसेट में बड़ा ही काम का है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, कोई भी वो दिक्कत नहीं, हमने एग्जाम्पल से लेकर के ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। 2 वाली हमने जो बताई थी वही सही है, ठीक है, वो एकदम एग्जैक्ट है। जैसे 2 वाले में क्या है कि अगर एक ही दिया होता 1 2 3 4, ठीक है, और बी वाले में अगर दिया होता 1 2 3 4, 3 डॉट अगर हो जाते तो
तो यहाँ पे भैया ए यहाँ होता, क्लोज इंटरवल होता, और ये कॉमा होकर के बी जो होते वो ओपन इंटरवल होते। ठीक है, लेकिन अगर ये जो है ये बस इस तरीके से समझने के लिए हमने बताया है, बाकी का वो कोई है नहीं, क्योंकि दोनों का क्या होता है, सबसेट पहले निकालते हैं। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो भैया 1 2 3 4, और उसके बाद से जो है इनफाइनाइट का तो सुपरसेट वाला आता, उस तरीके से फिर निकालते हैं। लेकिन ये इस तरीके से होगा, बस इतना समझो, इससे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे सिंगल ही लेगा वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए। पावर सेट का बेसिकली जो है कलेक्शन ऑफ all subset of set A। ठीक है, एलिमेंट सेट ए, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, इसका है पावर सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, पावर सेट बेसिकली वो है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें, हमने ए लिख दिया, ए के जितने भी हैं 1 2 3 4 5, इतना बड़ा ना ले, छोटा ही लेते हैं ताकि समझ में आए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ए सेट है इक्वल टू 1 2 3, इसे हम लोग लिखेंगे ये ऑल सबसेट ऑफ ए, मतलब हम लोग इसको जब पावर सेट में जब लिखेंगे तो बेसिकली हम लोग आई का मतलब एम्प्टी सेट भी एक होगा, कॉमा 1 भी होगा, कॉमा 2 भी होगा, कॉमा 1 कॉमा 2 भी होगा। ये जो हो जाएगा, ये जितने भी हैं ये अलग, मान लो कि ये मान लो कि बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है, ये मान लो क्या है ई है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं सेट, ये इसके क्या है, सबसेट है। वही कह रहा है कि सेट ए के जो ऑल सबसेट ऑफ ए, सारे सबसेट जो है ए के जो है उनका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनका कलेक्ट किया, हमने सबको कलेक्ट किया, एक साथ लिखा है। ठीक है, एक साथ लिखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। पावर सेट को हम लोग एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं, और एक एग्जांपल भी बढ़िया शानदार सा देखते हैं। इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं पावर सेट को सही तरीके से बताने। पावर सेट को बेसिकली एन पी ए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद से 2 की पावर यम मानी जाती है। क्या कह रहे हो आप, समझ रहे हो ना, यानी कि पावर ऑफ सेट ए, ठीक है, इक्वल टू ठीक है 2 की पावर m, यानी कि 2 की पावर क्या है m है, और यहाँ पे m क्या है, m इज a number of element in set A। एकदम क्लियर तरीके से हमने लिख दिया। पावर सेट जो है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, और 2 की पावर m होगा, यानी कि पावर ऑफ सेट A इक्वल टू 2 पावर ऑफ m, यानी कि m इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट
इन सेट ए। सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही क्या होगा, उसका पावर। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से अगर एग्जाम्पल को लें तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ए इक्वल टू 1,2 1,2, ये कितने हैं, 2 हैं। तो 2 है, तो जब हम लोग इसको पावर सेट के हिसाब से जब लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर ए की 2 जो है क्या है, यम है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि 4 जो होंगे क्या होंगे, सबसेट होंगे हमारे। पावर सबसेट, पावर सेट जो है 4 होंगे, ठीक है। पावर सेट जो 4 होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो होगा 5, पहला होगा 5, दूसरा होगा 1, फिर 2, और फिर 1,2, ठीक है। इसको इस तरीके से ना पूरा होल जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी होगा। अभी तो हमें पता चलेगा कि सबसेट ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए ये एलिमेंट में है, ठीक है। बस ये चीजें थी और कुछ खास नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे जो है एक चीज और कर सकते थे, जो है 2 की, अरे यहाँ पे 3 होता, एक एग्जांपल और लेते हैं, 3 होता, 2 की पावर यहाँ पे क्या होती, 3 होती, 3 होता तो ये क्या होता, 4 ना होकर के 8 हो जाता, क्योंकि 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 होता। यानी कि अब जो होता ए इक्वल टू, सॉरी पावर सेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं एन पी ए, पावर सेट ऑफ ए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पहले होगा 5, दूसरा 1, तीसरा क्या होगा 2, फिर चौथा क्या होगा 3, फिर पांचवा क्या होगा 1,2, फिर 1,2,3, फिर 1,3, और लास्ट वाला जो होगा 1,2,3, ये होल पावर पूरा का अगले बेसिस, यानी कि ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यही क्या है, नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट है, यानी कि 8 जो है पावर सबसेट है। तो ये हमने निकाल दिया है पूरी तरीके से, काम इसका तमाम। अब हम लोग अगला जो है यूनिवर्सल सेट को लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्स मतलब, यूनिवर्सल सेट का मतलब ऑल सेट आर इन द सेट, या ऑल सेट ऑफ ए आर इन द सेट ऑफ यू इज कॉल्ड, यू का मतलब यहाँ यूनिवर्स से है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ही शानदार है कि भैया सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे या कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ पे ऑल सेट का मतलब है कि ऑल सेट अगर लिख सकते हैं, ये हटा दें, अगर ऑल सेट का मतलब कोई भी सेट हो, ये बी सी डी एफ जी एच आई जेड जितने भी होंगे, और सारे के सारे सेट अगर यू में है, यू के सेट है, यू के अंदर है, या यू के सबसेट है, ऐसा कह सकते हो, यू के सबसेट है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, यू के क्या है सबसेट हो, तो जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोग देखते हैं, पहले एक जो है सभी हम लोग सोशल जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोशल एग्जाम्पल का मतलब ये है कि पीपल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, सॉरी इसको हम लोग ना लेकर के जो है शानदार दूसरा लेते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी पे लोग हैं, पीपल ऑफ अर्थ, ठीक है, पीपल ऑफ अर्थ आर अ सेट
it is represent the world of the countries people। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मान लो कि सेट ए है जो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ के पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा सेट हो गया। लेकिन अगर इसके अलावा अगर बी वाले में जो है मान लो कि कोई कह दे कि सन पे भी पीपल है, सन पे भी क्या है, पीपल है, तो ये भी जो है उसमें आ जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा। ये दोनों ही सेट जो होंगे ये भी यूनिवर्सल में। जैसे एक प्लैनेट से हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ऐसा ना समझ में आए तो एक प्लैनेट से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट है अर्थ, ठीक है, बी सेट जो है वो है सन, सी सेट जो है वो है मून, डी सेट जो है वो है कुछ भी ले लो, डी सेट जो है वो है सर्टेन, ठीक है, एक ये भी ग्रह ही है, इनको हम लोग लिख सकते हैं प्लूटो, ठीक है। ये चीजें हैं, इनको जो है जब हम लोग कैपिटल यू को यूनिवर्स से डिनोट करेंगे तो इसके अंदर जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा, अर्थ भी आएंगे, सन भी आएंगे और मून भी आएंगे, सर्टेन भी आएगा और प्लूटो भी आएगा, इतना तो आ ही रहा है। लेकिन इनके अलावा भी अगर हम चाहें इसमें ना होते हुए भी हम कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गैलेक्सी लिख सकते हो, गैलेक्सी में बहुत सारे हो जाएंगे, मेनी गैलेक्सी या इनफाइनाइट गैलेक्सी लिख सकते हो, इनफाइनाइट गैलेक्सी, ठीक है। तो वो भी सारे क्या होंगे, यूनिवर्स में ही आ जाएंगे। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, नवग्रह तो बहुत छोटी चीज हो गई उसके लिए, हमने ऑलरेडी इसलिए गैलेक्सी समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। यही हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगर हम उसको डायग्राम से समझा देते हैं, ये है हमारा डायग्राम, ये मान लो कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाहर मान लो 6 7 8 कहीं ना कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई ना कोई बाहर भी एलिमेंट है, या कुल टोटल जो होंगे वही यूनिवर्स होगा। ये एलिमेंट ये सेट ए है, तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कैपिटल यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बस। इसके बाद से हम लोग जो है अगली टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे, अभी इतना जो है काफ़ी है पार्ट 1 के लिए, ठीक है। अगली टॉपिक हम बहुत जल्दी कल बना देंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।